नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आखिर जो एक दुनिया भर में धारणा बनी थी, उसकी पुष्टि हो गई है। धारणा यह बनी थी कि इजराइल गाजा में जो मानव संहार कर रहा है, उसके लिए वो करना संभव नहीं है अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों का हाथ उसकी पीठ पर न हो। लगभग 16 महीने से गजा में ये घटनाएं चल रही थी, जिसमें बच्चे, महिलाएं, निहत्थे, बूढ़े लोगों की मौत हुई। लगभग 47,500 लोग वो संख्या पहुंच चुकी है अभी तक, जिसमें ज़्यादातर यही लोग हैं जो निहत्थे लोग हैं, जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अस्पतालों पर हमले हुए, स्कूलों पर हमले हुए, फुटबॉल खेलते हुए बच्चों पर बम गिराए गए। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। दुनिया भर में, ग्लोबल साउथ के देशों में, इजराइल और फ़िलिस्तीन के पास पड़ोस के देशों में इसको लेकर एक बहुत ही व्यग्रता, बहुत ही बेचैनी महसूस होती रही, लेकिन इजराइल पर कोई फ़र्क नहीं था। वो अपनी उस परियोजना में जुटा हुआ था जिसके तहत पूरे वो जो भूमि है जहाँ 1948 तक फ़िलिस्तीन हुआ करता था, उसके पूरी ज़मीन पर इजराइल कायम कर लेने का उसका जो प्रोजेक्ट है वो उसे वो आगे बढ़ा रहा था। गजा में इस रूप में बढ़ाया गया और इसी दरमियान हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी किनारा जो है, जो वेस्ट बैंक है, जहाँ भी फ़िलिस्तीनियों की संख्या है और वहीं पर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी नाम का उनका स्थानीय प्रशासन भी है, वहाँ भी हमले हुए। वहाँ पर भी परिस्थितियाँ जो थी वो विकट होती जा रही थी। आशंका यह थी कि गजा के बाद इजराइल वहाँ पर अपने हमले तेज करेगा और उसी तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी जैसा कि गजा में देखने को मिला, इसलिए कि अगर उसके ऊपर पश्चिमी देशों का और ख़ासकर अमेरिका का हाथ बना रहा तो उसे रोकना बहुत मुश्किल है। उसने इसी दरमियान लेबनान पर भी हमले किए। लेबनान में भी लगभग 4,000 लोग मारे गए। सीरिया में इस बीच समीकरण बदल गए, तो इससे फ़िलहाल ये लग रहा था कि इजराइल की स्थिति ज़्यादा मजबूत हुई है और वो इन घटनाओं पर अभी कोई रोक लगने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब रोक लग जाएगी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी भूमिका रही है, एक तो इस बात की निश्चित ही रही है कि इतने लंबे युद्ध के बाद भी इजराइल हमास को पराजित नहीं कर पाया, जिसके 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों, इजराइल पर हुए हमलों के बाद ये सारी घटनाएं नए दौर में शुरू हुई थी। ऐसा नहीं था कि पहली बार शुरू हुई, ये तो 1948 से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये हमास को वो ख़त्म नहीं कर पाया, बल्कि खुद अमेरिकी जो अधिकारी हैं उन्होंने अब कहा है कि हमास में जो रिक्रूटमेंट है, नए लड़ाकों की भर्ती है, वो संख्या तेज हो गई है। ये तो एक फैक्टर था ही, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें रहा वो अमेरिका में राजनीतिक सूरत बदलना है। अब ये बात साफ हो गई है। अब ये बातें तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में, यहाँ तक कि वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस बारे में एक अंतर कथा छापी है, जिसमें उसने बताया है कि ये सारा मकसद कैसे हासिल हुआ। जो लेबनान का एक बहुचर्चित मीडिया है मायादीन, उसके एडिटर ने भी इस बारे में उसका ब्यौरा दिया है। जो जानकारियां उनको मालूम है उसके आधार पर, जिससे ये सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीतना सबसे ज़्यादा निर्णायक साबित हुआ, जिसकी वजह से अभी एक युद्ध विराम की स्थिति वहाँ बनती हुई दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार के चुनाव में अपने को शांति का उम्मीदवार घोषित किया था, कैंडिडेट ऑफ पीस। उन्होंने वादा किया था कि राष्ट्रपति बनते ही वो दोनों युद्ध जो पश्चिम एशिया में चल रहा है फ़िलिस्तीन में, और जो यूक्रेन में चल रहा है, उसको वो रुकवा देंगे। और इसी वजह से वहाँ पर बहुत से जो ऐसे लोग जो पहले रिपब्लिकन पार्टी को या ट्रंप को वोट नहीं देते थे, उन्होंने इस चुनाव में उनको वोट दिया। इसमें बड़ी संख्या में अरब मूल के जो वहाँ पर मुस्लिम्स हैं, दूसरे अल्पसंख्यक हैं, ब्लैक हैं, नौजवान हैं, जो बाइडेन हैरिस प्रशासन
की भूमिका गाजा में जो रही है उससे नाराज थे, गुस्से में थे, उन्होंने ट्रंप को वोट दिया और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो ट्रंप की इतनी बड़ी जीत नवंबर में हुई। ऐसा लगता है कि ट्रंप अपने उस घोषणा पर कायम हैं। अब ये सामने आया है कि कुछ रोज पहले उन्होंने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को इजराइल भेजा, बहुत सख्त संदेश लेकर वो गए। उन्होंने नेतन्याहू को, जो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें दो टूक शब्दों में यह संदेश दिया कि 20 जनवरी को जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा उसके पहले ये युद्ध रुक जाना चाहिए। युद्ध हमास और इजराइल के बीच में युद्ध रोकने का समझौता हो, इसका ड्राफ्ट तो काफ़ी समय से तैयार था। मई 2024 में ये खबरें आई थी कि दोनों ही पक्ष लगभग सहमत हो गए हैं, लेकिन फिर ऐन वक्त पर इजराइल में ऐसी परिस्थितियां बनी, वहाँ के कट्टरपंथी समूहों ने जो दबाव बनाया उसके आगे नेतन्याहू झुक गए। जुलाई में फिर से एक बार थोड़े से मॉडिफाइड ड्राफ्ट के साथ, थोड़े बहुत हेर फेर के साथ जो समझौते का प्रारूप तैयार हुआ उस पर बात आगे बढ़ी, लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुँच सकी। अब जो जानकारियां हम लोगों के सामने हैं, ये तमाम शर्तें जिन पर अब समझौता हुआ है, तब यही शर्तें तब भी थी। ज़्यादातर थोड़ा बहुत तरमीम हुई होगी, थोड़ी बहुत हेर फेर हुई है, लेकिन इस बार दोनों पक्ष इस पर अगर सहमत हो गए तो उसका साधारण सिंपल सी वजह है, साधारण उसका कारण है बदली हुई परिस्थितियाँ। जो परिस्थितियाँ बदली हैं पश्चिम एशिया में और ख़ासकर अमेरिका में, जो राजनीतिक स्थिति बदली है, उसने उन्हें इस जगह लाने के लिए मजबूर किया या उसके लिए प्रेरित किया जिससे वो वहाँ आए। इजराइल में अभी भी जो कट्टरपंथी समूह हैं, कट्टरपंथी यहूदी समूह हैं, वो इस समझौते से खुश नहीं हैं। वो टेलीविज़न चैनलों पर आकर उनके प्रतिनिधियों ने कहा है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप से यह उम्मीद की थी जब वो बनेंगे तो इजराइल को खुली छूट मिलेगी, और भी ज़्यादा खुली छूट मिलेगी अपना मकसद पूरा करने के लिए, लेकिन उल्टा हो रहा है और नेतन्याहू उसके आगे झुक रहे हैं। नेतन्याहू झुक रहे हैं ये कोई खबर नहीं है। खबर इसलिए नहीं है क्योंकि इजराइल की जो अवस्था है, जो स्थिति है, उसमें वो अमेरिका की मंशा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारी लड़ाई अमेरिका के हथियार, अमेरिका के पैसे से लड़ी जाती है। और इसके पीछे जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, जो सेटलर कॉलोनियल, जैसे औपनिवेशिक जो योजना है वहाँ पर, जिसके तहत उस पूरे इलाके को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इजराइल का एक चौकी की तरह इस्तेमाल करता है, वो एक बड़ा फैक्टर है। तो यह देखने की बात है कि ये जब सचमुच अमेरिका से दबाव पड़ा तो नेतन्याहू उसकी अवहेलना नहीं कर पाए और अंततः उन्होंने हथियार डाल दिए। तो ये बात बहुत साफ हो गई कि अगर बाइडेन हैरिस प्रशासन चाहता तो गजा में जो नज़ारा देखने को मिला आधुनिक समय में, जिस तरह का नरसंहार वहाँ देखने को मिला, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक स्टेट स्पॉन्सर्ड और जिसके कॉलोनियल एस्पेक्ट भी हैं, राज्य के द्वारा जो किया गया और जिसके पीछे औपनिवेशिक साम्राज्यवादी ताकतों का हाथ था, ऐसी घटना दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, रुवांडा जैसे देशों में भी ऐसी घटनाएं हुई, नरसंहार जैसी घटनाएं हुई, लेकिन वो दो कबीलों की लड़ाई थी। वहाँ पर एक इस तरह के पहलू नहीं थे जो फिलिस्तीनी इलाके गजा में देखने को मिले हैं। खैर, अब ऐसी संभावना काफ़ी मजबूत हो गई है, इसलिए कि अब जो 3 मध्यस्थ देश इसमें शामिल थे दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने में, कतर और मिस्र प्रत्यक्ष रूप से और अमेरिका परोक्ष रूप से, इन तीनों ने साझा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। अभी इजराइल के कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। इजराइल के कैबिनेट में बहुत सारे कट्टरपंथी समूह हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा संदेह तो बना हुआ है, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें लगता नहीं है कि वो समूह इतने निर्णायक हो पाएंगे जिससे ये जो घोषणा हुई है इसको वो बेअसर कर पाएँ। तो यह घटनाक्रम
एक बार फिर से इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को साबित करता है कि ये जो घटनाएं पश्चिम एशिया में होती हैं, इजराइल का जो एक खुला खेल चल रहा है 75 साल से, उसमें पहले तो इजराइल का बनना, फिर 1967 का युद्ध, 1973 का युद्ध, लेबनान पर उसके कई बार हुए हमले, और जो फिलिस्तीन के इलाके में लगातार फिलिस्तीनियों को खदेड़ कर वहाँ इजरायली बस्तियाँ बनाना, ये सब कुछ अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग, समर्थन और उनके प्रत्यक्ष मदद से हुआ है। जब वो चाहें इस प्रक्रिया को पलट सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि वो कब क्या करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि वो अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है उसे आगे बढ़ाने के क्रम में वो अभी फ़िलहाल वैसे युद्धों को रोकना चाहते हैं जहां अमेरिका को अपने संसाधन और हथियार खर्च करने पड़ रहे हैं। संभवतः इसीलिए उन्होंने इजराइल पर यह दबाव बनाया, वो दबाव कारगर हुआ है और वहाँ युद्ध रुकने की संभावना बनी है। आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे आपके सामने। आज आप सबको मेरा नमस्कार।